कब से दिया हुआ बच्चे? ये होमवर्क तो बहुत पहले का होमवर्क है और अभी तक नहीं किया तुम लोगों ने, कैसे चलेगा ऐसा? हम्म। ये होमवर्क किसी ने नहीं किया? ये भी नहीं किया ट्राई? भेजा तो था। बाकी सब सिर्फ एक ही बच्चे ने ट्राई किया ये? हम्म। कर क्या ना आज दोबारा? तो ये मैंने एक ग्रुप पे भेजा भी था, मैंने सॉल्व अभी किया था भेजा ये। बिल्कुल। ठीक है। नहीं सर, अभी नहीं, वो दूसरा था। ये नहीं था वो क्वेश्चन, यही था? ये मैंने कल भेजा था। ठीक है, बाकी सब सिर्फ एक ही बच्चे ने किया है? ये दोनों होमवर्क कल मुझे चाहिए ग्रुप के अंदर, या मुझे पर्सनल भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? तो जैसे मतलब होमवर्क वो आपको पर्सनल भेज सकते हैं ना, अगर डाउट हो वो ग्रुप पे, है ना? हम्म। हम्म। सबको समझ में आ रही है ये बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ये दोनों होमवर्क दिख रहे हैं सबको? सबके ये दोनों होमवर्क नोटबुक में होने चाहिए कल। ठीक है, चलो। किसी ने भी ट्राई नहीं किया? थोड़ा सा हिंट देता कोई तो आगे चलते हम। किसी ने कुछ नहीं बता रहा, कोई टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? एसएचएम वाला पूरा हिंट दिया था ना मैंने, कैसे निकालना है। ये तो आपने पहले भी बताया था जिस दिन आपने 2 होमवर्क बार दिया बता था ना। चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन मैं, 2 बार। ट्राई तीसरे करके आना, दूसरा था। एक बार ट्राई करके आना दोबारा से ये दोनों होमवर्क, उसके बाद करेंगे। देखो, आज के बाद आज हम क्या बात करेंगे? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इनसे रिलेटेड ये बात करेंगे। डिस्टिंग्विश परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, मैंने होमवर्क दिया था आज, ये देखा था किसी ने ग्रुप में? यस सर। बाकी सब यस सर। क्या दिया था यस सर। मैंने, क्या दिया था होमवर्क? ने रिवाइज करने को बोला था, वो परमिटिविटी और वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला जो भी। ठीक है, चलो आओ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो ध्यान से, अभी तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 3 तरह के मटेरियल। यस सर। एक तो कैसे पढ़े हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड। दूसरे? डायमैग्नेटिक। तीसरे? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। क्या फर्क है तीनों में? अभी बेसिक बेसिक फर्क, आज का वैसे थ्योरेटिकल है, इनको हम लास्ट में भी पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में भी हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। कल हम पता करेंगे कि एक्सटर्नल फील्ड से इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है आज भी हो जाए। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, तुमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी वो बताओ मुझे, जो केमिस्ट्री में पढ़ी है। डीमैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अटैच होते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई बात करी इनकी? बस अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैसे। इनके पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिक के पास? पेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन। फेरो के पास? पास एक पेयर। यहाँ पर भी अनपेयर्ड ही मान के चलो तुम, बट एक डोमेन का कंसेप्ट यहाँ पर आता है। इसका यस कंसेप्ट आता है डोमेन। डोमेन का, हालांकि अनपेयर्ड ही मान के चलोगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा उसको आगे। पर क्या है पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरो, इसके पास होते भी कैसे हैं? इसके पास भी अनपेयर्ड ही मान के चलो तुम, लेकिन अगर होंगे तो भी वो डोमेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात बताओ, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक होता क्या चीज है? डाया में क्या होता है? सर उसमें वीकली रिपेल्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ। हाँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करते हैं, ये भी पता है। पैरा में वीकली अट्रैक्ट करते हैं और फेरो में उसमें स्ट्रांगली अटैच स्ट्रॉन्गली करते अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये चीज हैं। हम बाद में पढ़ेंगे, ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की। हमको पता है करंट कैरिंग लूप के पास मैग्नेटिक मोमेंट होती है ना? अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है ना? करंट बनाता है किसी, है ना? तो इसके पास भी अपनी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगी इलेक्ट्रॉन के पास। अब इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, ध्यान से सुनना, क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। मोमेंट। इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पास और भी कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगी।
तो इन सबको मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड करके इनके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो कैसा एक्ट कर रहा होगा एकदम से, मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा होगा ना, हाँ या ना, सोचो। यस सर। सबके पास अपनी मैग्नेटिक मोमेंट होती है। अब क्या है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हो जाते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाती है एक दूसरे की, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इसकी मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हो गई, है ना, क्योंकि कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये सारे पेयर में, तो एक की मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हो जाती है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनकी क्या हो जाएगी डायमैग्नेटिक की, तो जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं पहले, राइट, सबको Yes, पता है sir. मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, तो अभी क्या है सर, इसकी तो लेकिन इनके पास अनपेयर्ड है तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगी क्या, बोलो। No, sir. नहीं, नॉट जीरो। ऐसे ही इसकी क्या जीरो होगी सर, No, sir. नॉट जीरो। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है, अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है इनके पास मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, लेकिन डायमैग्नेटिक के पास क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, क्यों, Zero. क्योंकि एक की मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है ना, सब बोलेंगे क्या कर रही है, एक की मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को Cancel. कैंसिल कर रही है। तो अब भाई अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो कैसे एक्ट करेंगे, एज अ मैग्नेटिक, एक वर्ड था मैग्नेटिक मोमेंट किसके पास होती है, सोचो। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, डाइपोल के पास, किसके पास होती है, डाइपोल के पास। तो अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट के रखते हैं तो इनको मैं बोल सकता हूँ इनके पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल्स है, क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। और इसके पास भी क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल्स। और मैं मैग्नेटिक की जगह एक और वर्ड यूज करता हूँ, उसको बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल्स, क्योंकि अब छोटे लेवल की बात हो रही है तो क्या है, बात करूं, एटॉमिक डाइपोल्स। इसके पास भी क्या होते हैं, एटॉमिक डाइपोल, लेकिन इसके पास एटॉमिक डाइपोल नहीं होते, क्योंकि इसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो। तो मेरे को इतना पता चला सर, एटॉमिक डाइपोल किस किस के पास होंगे, एक तो डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, पैरा और फेरो के पास, सॉरी, है ना। तो इनके पास क्या है सर, एटॉमिक डाइपोल्स। और ये एटॉमिक डाइपोल्स क्या होते हैं सर, ऐसा समझो ये एटॉमिक डाइपोल्स ही क्या बताते हैं कि मेरा सब्सटेंस कितना मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक है, एटॉमिक डाइपोल्स ही बताएंगे ये कितना मैग्नेटिक है या नहीं है, यही एटॉमिक डाइपोल अभी पता चलेगा। देखो अब मैं कोई भी सब्सटेंस ले रहा हूं, सपोज कर लो ये दिख रहा है क्या, यस सर। इसके अंदर बच्चे डाइपोल्स होते हैं। अब मैंने बोला डाइपोल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एरो से, दिख रहा है, यस सर। इनको बोलते हैं डाइपोल्स। अब सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके पास डाइपोल्स हैं, लेकिन इस डाइपोल की क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन है, No, sir. ये है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल, जब कभी मैंने इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक Moment. फील्ड, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है यहाँ पर, यानी नहीं है। अब ये एक सब्सटेंस है मेरे पास, इसके पास ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मान लो, इसके पास डाइपोल्स तो हैं, दिख रहे हैं तुम्हें एरो वाले सारे, है ना। अब ये डाइपोल्स हैं, इन सबकी अपनी अपनी क्या है, डाइपोल Moment. डाइपोल के पास क्या होता है, डाइपोल Moment. मोमेंट। इन सब के पास अपनी अपनी डाइपोल मोमेंट है, और लेकिन इन सब की डायरेक्शन देखो क्या है, Random motion. रैंडम है, सबकी डायरेक्शन रैंडम है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डाइपोल्स हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो है। अभी मैं इसका तुमसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसका, तो क्या मानोगे, नेट मैग्नेटिक, क्या मानोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो, क्योंकि सारे डाइपोल्स तो हैं लेकिन सारे कैसे हैं सर, रेंडमली अलाइंड, रेंडमली अलाइंड। बट होता क्या है, मैं इसी को क्या कर देता हूं, अब एक, अभी तक क्या नहीं डाला था मैंने,
करंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं डाला था, लेकिन अब इन द प्रेजेंस ऑफ क्या डाल दूं, एक्सटर्नल। मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिख रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर यस अब मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, बाकी सारे तो ऐसे के वैसे ही रहे, कई तो रैंडम थे तो रैंडम के रैंडम रहे, लेकिन कुछ जो डाइपोल, अच्छा तुम खुद बताओ, अब ये सारे जो मैंने एरो से दिखाए हैं ये क्या है, एटॉमिक या मैग्नेटिक? डाइपोल डाइपोल। तो डाइपोल्स को जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो क्या होता है? उसी डायरेक्शन। हाँ, क्या लगती है उनके ऊपर? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक सोच के बोलो बच्चे, सोच के बोलो। डाइपोल को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो क्या लगती है उनपे? फोर्स लगती है या टॉर्क लगती है? क्या लगती है? टॉर्क लगती है। डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो इसके ऊपर क्या रखती है? टॉर्क लगती है। और वो टॉर्क क्यों लगती है? मैंने बार बार रीजन बताया हुआ है। मैग्नेटिक डाइपोल या एक करंट कैरिंग लूप या एक मैग्नेट या कुछ भी मैग्नेटिक डाइपोल हो, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो वो टॉर्क लगती है। क्यों लगती है वो टॉर्क? कल भी बताया है, परसों भी बताया है, क्यों लगती है? सर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आना चाहता है तो हाँ, वो डाइपोल अपने आप को कहाँ अलाइन करने देना जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से क्या हुआ, कुछ डाइपोल्स तो ऐसे कैसे रह जाए, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, लेकिन इनमें से कुछ डाइपोल्स क्या हो गए, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए, अलाइन हो गए। समझ में आ रहा है क्या? अब ये डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब जीरो होगी या नहीं होगी, बताओ बताओ भाई। ये बाकी सारे तो अभी भी रैंडम है, लेकिन अब इनकी वजह से तो चलो नेट जीरो हो गई, लेकिन जो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए अब उनकी वजह से क्या इंड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक। बोलो क्या इंड्यूस हो जाएगी भाई? पहले तो सारे एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन थे तो उनकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रही थी, कैंसिल हो रही थी। लेकिन अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गए, कुछ अलाइन हो गए, तो इनकी वजह से क्या अभी भी मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएगी या किसी किसी की वजह से रह जाएगी? रह जाएगी। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो, तो मैं बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से, इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड भी बोल दो तुम आगे जाके, जीरो नहीं हो। अब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गई, पहले जो कैंसिल हो रही थी अब वो इंड्यूस हो गई, मतलब बन गई कुछ और एक्स्ट्रा। किस वजह से बनी है वो? क्योंकि डाइपोल्स क्या हो गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन को बोलते हैं कि कुछ में इस पर्टिकुलर रीजन, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाना। मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से लिखता हूं, पर यूनिट एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इंड्यूस हो जाना, इसी को बोलता हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलता हूं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को m बाय v, m क्या है सर? मैग्नेटिक मोमेंट। और v क्या है? वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट का इंड्यूस होना पर यूनिट वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गए, और वो किस वजह से हुए? क्योंकि हमने क्या दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, जिसकी डायरेक्शन, जिसलिए क्या हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन अलाइन हो गया, कौन अलाइन हो गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में? डाइपोल। और उस डाइपोल्स के अलाइन होने के कारण कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। तो जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? जीरो है ना, याद रखना। फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तब कुछ इंड्यूस हुआ, उसी को बोलते हैं। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? मैंने दिया, है ना, मैंने दिया।
समझ में आया? अच्छा, अभी जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना वो किस कारण बना बच्चे? भाई अब ध्यान से सुनो, बताओ, खुद सोचो। अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बना वो क्या बना? डाइपोल के अलाइन होने के कारण आया, सबसे पहले बात तो उसके लिए Yes. कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही बिल्कुल, लेकिन अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो किस वजह से बना? टॉर्क। से बना, बिल्कुल। और वो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मैं बोल सकता हूँ आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस फैक्टर के कारण ये आई, कब की बात करूंगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब अब दिमाग में बिठा लो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब वही कि डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गए? अलाइन हो गए, और कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गया, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। क्लियर है? ये आई कौन सा फैक्टर है? अब मैं जब भी आई वर्ड बोलूंगा तो याद रख लेना, कौन सी पिक्चर आएगी तुम्हारे दिमाग में? डाइपोल का अलाइन होना। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी दे सकता था, मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी दे सकता था जो बाहर से दिया, उसको बोलते हैं, जो भी जिस भी कारण मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, किसके लिए बच्चे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसको बोलते हैं एच। वो फैक्टर क्या है? एच। एच क्या है सर? जैसे ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। दोनों में फर्क क्या है सर? एच वो फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने क्या किया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया। सपोज कर लो, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ सकता है? या तो मैं खुद से क्या लगा दूं, बाहर से नॉर्थ और साउथ पोल लगा के अपना क्या इधर से, मतलब नॉर्थ में एक मैग्नेट इधर, एक मैग्नेट इधर, तो इधर से इधर क्या भेज दूं सर? एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे भी दे सकता हूँ, या बताओ, हाँ या ना? भाई Yes. मैं उस मैग्नेट के आगे इस सब्सटेंस पे जिसके अंदर डाइपोल्स थे, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखने का एक तरीका तो ये है, मैं यहाँ पर क्या रखूँ? एक मैग्नेट रख दूं, यहाँ पर भी एक मैग्नेट रख दूं, और यहाँ पर क्या लगा दूं? एक एक्सटर्नल फील्ड लग जाए। ये भी तो है एक्सटर्नल फील्ड का तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? एक्सटर्नल फील्ड में बाहर से कैसे दे सकता हूं? सोचो, एक्सटर्नल फील्ड किस मैग्नेटिक फील्ड किस कारण बन सकता है? और कैसे बना सकता? करंट के कारण। मैं बाहर एक करंट का सोर्स दे दूं, उस करंट के कारण भी क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं करंट को बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो वाले फैक्टर, जो भी एक्सटर्नल वाले फैक्टर है, उनको मैंने एक नाम दे दिया, क्या? एच। क्या बोल दे दिया? एच। तो अब एच का नाम जब भी आए तो क्या सोचोगे? सर वो जो बाहर से फील्ड आ रहा है, कौन सा फील्ड आ रहा है? बाहर से फील्ड आ रहा है। समझ में आ रहा है? और आई का जब नाम दे दूं तो क्या सोचोगे? बताओ, आई का जब नाम दे दूं तो क्या सोचोगे? वो अलाइन हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की अलाइनमेंट वाली बात। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। हालांकि एच का फॉर्मूला भी लिखते हैं एन आई, ये कैसे आया ये मैं बाद में बताऊंगा। देखो आई क्या है सर? करंट। जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा? एच, है ना? उतना ज्यादा ही बाहर से भी क्या बढ़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड टोटल बना हुआ अंदर के, इस डाइपोल के, ये जो डाइपोल मैंने बनाया था, ये जो मैंने सब्सटेंस बनाया था बच्चे, ये वाला, इसके कुछ तो सारे रेंडमली अलाइन थे, है ना? कुछ कहाँ अलाइन हो गए? बिल्कुल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, लेकिन अब देखो, एक तो इसके मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी है, वो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही है, और एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी इंड्यूस हो गई। वो इंड्यूस किस वजह से हुई थी? डाइपोल के अलाइनमेंट के कारण। अब अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगी या कम होगी? सोच के बोलना। क्या बोला? अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी या उसके बराबर ही होगी? सोचो भाई, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट तो अंदर आएगा ही आएगा, पक्की बात है, वो तो फील्ड आ ही रही है अंदर, है ना? लेकिन अंदर एक और इंड्यूस भी हो रही है, किसके कारण? अंदर डाइपोल अलाइन हो गई तो उसके कारण एक और मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो टोटल बढ़ रही है अंदर या घट रही है?
बढ़ रही है। बढ़ रही है। रही है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके दो फैक्टर होंगे, दो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड बोल दूं, वो किस किस के कारण आ रही है सर, वो किस किस के प्रोपोर्शनल है। एक तो सर बाहर वाली कौन लेके जा रहा है, कौन सा फैक्टर, H एच। ज्यादा एच करंट बढ़ा दूं ऐसा समझ लो, या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर। और दूसरा अंदर की वजह से, अंदर कौन है, डाइपोल अलाइनमेंट, डाइपोल अलाइन कौन करता है, कौन सा फैक्टर, I आई। तो एच पर भी डिपेंड कर रहा है और आई पर भी डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है। जितना ज्यादा एच वाला फैक्टर मतलब कौन सा फैक्टर, बाहर वाला, जितना ज्यादा बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दूंगा क्या अंदर बढ़ेगी ना उतनी भी, बताओ हाँ या ना, हाँ। यस जितना ज्यादा आई यानी जितने ज्यादा डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे उतना ज्यादा फिर से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो बी नेट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पर और आई पर। अब प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगता है, यहाँ पर वो कांस्टेंट है म्यू नॉट, ये क्या बन गया म्यू नॉट एच प्लस आई, समझ में आ रहा है क्या, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन गया मैं दोबारा लिख देता हूँ, बोलो क्या फॉर्मूला बना था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एच कौन सा फैक्टर है सर, वो फैक्टर जिसकी वजह से कौन सा फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। आर वाला बाहर। आई कौन सा फैक्टर है, डाइपोल वाला, कौन सा फैक्टर है, डाइपोल, जिसकी वजह से अंदर की तरफ डाइपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। क्लियर है। और म्यू नॉट क्या है तुम्हें पता है, परमिएबिलिटी, क्या है, परमिएबिलिटी। अब ये आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चों। नो सर। अब मेरी बात सुनो सर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमको तो पता चल गया ये बी क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो बाहर से भेजेंगे वो भी ऐड होगा और अंदर डाइपोल वाला। लेकिन एक बात बताओ, जो अंदर डाइपोल अलाइन हो रहे हैं वो हो किस वजह से रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। कौन से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक तो जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उतने ज्यादा डाइपोल अलाइन नहीं होंगे क्या, होंगे सर। सर जितना ज्यादा एक्सटर्नल वाला फैक्टर होगा, मैग्नेटिक फील्ड या फैक्टर होगा, उतने ज्यादा कौन अलाइन होगा, डाइपोल क्या होंगे, अलाइन होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो आई है अंदर डाइपोल अलाइन होने वाला फैक्टर आई था, और बाहर से जो फैक्टर बोल रहा था वो क्या था, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एच। तो यहां से भी एक प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट लगेगा, इसको बोलता हूं, दिख रहा है, यस इसको बोलते हैं साई, वेरी गुड, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या, यस ये यस फॉर्मूला आज लर्न करना, अच्छे से दिमाग में रखने हैं। तो मैंने दोनों फॉर्मूले अभी तक लिखवाए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दिख रहा है, यस सर। किसी को कोई डाउट है इनमें तो पहले बताओ, पक्का, चले आगे, यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है क्या, अभी भी देख सबको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। सर ये तो था काई का फॉर्मूला, ठीक है। अगर अभी मैं इसी को इक्वेशन 2 को किसमें पुट कर दूं, इक्वेशन 1 में, मतलब सर सिंपल सी बात, आई का फॉर्मूला क्या है, काई इंटू एच, मैं यही लिख देता हूँ ना, चलो अगले लिख देते हैं। तो बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताना, यहाँ पे लिख दो, चलो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पुट 2 इन 1, नॉट एच प्लस जाई एच। मैं यहाँ एक सेकेंड, पुट सेकंड इन 1, तो बताओ क्या फॉर्मूला बन रहा है, b इज इक्वल टू, सब बोलेंगे म्यू नॉट की जगह एच प्लस जाई इनटू, एच। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, एच कॉमन है। म्यू नॉट एच इनटू 1 क्लियर है क्या, यस सर। ये तीसरा फॉर्मूला, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, म्यू नॉट एच
1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है? Yes, sir. अब ये क्या बता रहा है हमें अभी पता चलेगा। सर म्यू नॉट क्या है? Permittivity. परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कौन सी? परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की होती थी, वो एप्सिलॉन नॉट होता था। ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। चलो अब एक बात बताओ मेरे को, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस तभी है जब कोई मटेरियल है यहाँ पर, है ना? या ऐसा नहीं बोलते, चलो दूसरे तरीके से बोलो। और भी कुछ रखा था क्या इसमें हमने? हाँ सर रखा था। अगर एक और फॉर्मूला, मैं दोबारा से वही फॉर्मूला लिख दूं, ये वाला, ये वाला रख दो। इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 क्या कहती थी? B is equal to mu naught H plus I. फ्रॉम इक्वेशन 1 ने क्या लिखा है? B इज इक्वल टू, जो सबसे पहले लिखी थी हमने, म्यू नॉट H प्लस। I. इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. नहीं सर, ये H वो वाला फैक्टर था जिसकी वजह से कौन सा फील्ड आ रहा था? बाहर वाला। बाहर वाला। और ये I कौन सा था जिसकी वजह से कौन अलाइन हो रहे थे? डाइपोल। डाइपोल। सर अब एक बात बताओ, मतलब I कब अलाइन होगा? जब कोई मटेरियल होगा, किसी मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं, उस डाइपोल तभी अलाइन हो रहे हैं। अगर मैं डाइपोल की बात ही, मतलब मटेरियल की बात ही नहीं कर रहा, कह रहा हूँ कोई मटेरियल है ही नहीं, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. सिंपल सी बात है ना, जब कोई मटेरियल ही नहीं है, नो मटेरियल, तो B का फॉर्मूला बताना क्या बन जाएगा? Mu naught H. B is equal to mu naught H. क्लियर है? Yes sir. ये इंपॉर्टेंट चीज है। और H को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? B upon B upon mu naught. देखो H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट। अब B क्या था सर? मैग्नेटिक फील्ड था, है ना? मैग्नेटिक फील्ड था। पहले देखो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता अगर नॉर्मल मैं बात करता। अगर H क्या है सर? मेरा वो वाला फैक्टर जो बाहरी फैक्टर है मेरा, मतलब ऐसा मतलब मान लो अगर मैं किसी सोलेनोइड की बात करूं, है ना, उसके अंदर मैं करंट डाल रहा हूं, तो वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो वो H में आएगा या किस में? I में आएगा? H में आएगा ना। I में तो तब आएगा जब कौन अलाइन हो रहे होंगे, अंदर से इंटेंसिटी डाइपोल वगैरह अलाइन हो रहे होंगे। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो कोई ऐसा फैक्टर दिया है बाहर वाला जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, तो मैंने वो करंट बोला, है ना? तो सोलेनोइड की अगर मैं बात करूं, मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं, चलो देखो, अगर एक सोलेनोइड है नॉर्मल, ठीक है, अगर अभी ये सोलेनोइड है बच्चे, इसके अंदर अभी मैंने कोई मटेरियल नहीं डाला, कोई मटेरियल नहीं डाला, तो अभी इसका फॉर्मूला क्या बना था? सिर्फ क्या होगा इसके पास? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट H, क्योंकि I तो कुछ की बात हो, I तो तब डालूंगा ना जब कोई क्या डालूंगा इसके अंदर? मटेरियल। अभी के लिए तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H होगा। वैसे सोलेनोइड के लिए हमने प्रूव किया था मैग्नेटिक फील्ड होता क्या था, याद हो तो किसी को? Mu naught Ni. म्यू नॉट Ni. N क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट Length. याद है ना? N क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब वैसे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H है, वैसे B इज इक्वल टू म्यू नॉट I है। तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों को मिला के कंपेयर करके, क्या लिख सकता हूँ? म्यू नॉट Ni किसके इक्वल है? Not H. तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, तो H का फॉर्मूला देखो क्या आ गया, Ni। दिख रहा है क्या? Yes sir. अब ये H, यही चीज मैं तुम्हें बता रहा था। भी टूर्नामेंट की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई भाई? शाजिया लेट आई ना, वो बोल रही। शाजिया अभी पढ़ लो बच्चे, एक लेट आए हो तो ठीक है, अभी डिस्टर्ब मत करो यहाँ पर।
यस सर। सर मैंने तो सिर्फ मैसेज ही किया था, वैसे थोड़ी कुछ बोल ली। हाँ हाँ हाँ, तो देखो सबको दिख रहा है मैसेज, सबको पता चल गया शादी आ गई है ना। यस सर। चलो अब देखो H इज इक्वल टू एन आई। अब H इज इक्वल टू एन आई, यही मैं तुम्हें बता रहा था। H इज इक्वल टू एन आई क्या था? H कौन सा फैक्टर बोला था मैंने? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा? ऐसा फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर जो क्या प्रोड्यूस करे? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। अब यहाँ पर H इज इक्वल टू एन आई आई है, N तो कांस्टेंट है, तो एक्सटर्नल फैक्टर H क्या हो गया वैसे? आई के कारण, करंट। आई के कारण। तो करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा H एक्सटर्नल फैक्टर, और उतना ज्यादा ही क्या प्रोड्यूस होगा मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड। देखो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से पढ़ो। ये बता रहा है H क्या, कौन सा फैक्टर है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। और H के कारण क्या भी बन रहा है मेरा? मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। लेकिन इसको अब दूसरे तरीके से कैसे पढ़ते हैं सर? अगर जब भी बात हो सोलेनोइड के अंदर की या किसी भी वायर के अंदर की बात करूं जिसके अंदर करंट जा रहा है, तो उसके अंदर मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलूं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H बोलता हूं। क्या बोलता हूं? किसको बोलता हूं? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी, इसको H बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग मतलब इस H के कारण कौन आ गया था? डाइपोल अलाइन हुए थे। तो ये H क्या हो गया कि जो बाहर से मैंने फील्ड दिया, जो सब्सटेंस को क्या कर रहा है? मैग्नेटाइज कर रहा है। मैग्नेटाइज किस वजह से हो रहा था? डाइपोल के अलाइनमेंट की वजह से। लेकिन बाहर से जब तक मैं फील्ड नहीं दूंगा, क्या डाइपोल अलाइन होंगे क्या? नहीं ना। तो सबसे पहले ये होता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अगर किसी वायर की बात कर रहा हूँ, करंट है, तो उसके अंदर H ही मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, और तुम सिंपल I करंट भी बोल सकते हो उसको। लेकिन यही मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट H, सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड B I ही हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? I बोल दो या H बोल दो, H ना I ना बोल के H बोल दो। लेकिन यही तब मैं बात करूं, अभी क्या है सर? सिंपल, कुछ भी मैंने मटेरियल नहीं रखा। अब मैं इसके अंदर क्या रख दूं बच्चे? एक क्या रख दूं? एक मटेरियल मटेरियल रख दूं। अब इस मटेरियल्स के अंदर वही डाइपोल्स होंगे। अब H के कारण इसके डाइपोल अपनी डायरेक्शन में इंड्यूस होंगे। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो पहले म्यू नॉट H था, अब कितना हो जाएगा? कोई बता सकता है? म्यू H प्लस आई क्योंकि अब यहाँ पर डाइपोल वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा, क्योंकि अब इन मटेरियल भी रखे, मटेरियल रखा तो क्या इंड्यूस हो गए सर? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस, अंदर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगी। तो दोनों फैक्टर आ जाएंगे। क्लियर है सबको? कोई भी डाउट है इसमें? देख लो अच्छे से। पक्का? यस सर। देख लो भाई, कोई भी अभी पूछ लो, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी पूछोगे तो, क्योंकि ये सारा मैंने इसीलिए डराइव करवाना है सारा, इसीलिए इसकी पीपीटी आज इस फॉर्म में लेके आया हूँ, क्योंकि सारा डेरिवेशन वाला काम है। क्लियर है क्या सबको? यस चलो अब यहां से देखो, मेरा फॉर्मूला आया B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई। एक और भी लिखा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H 1 प्लस कंडक्टिविटी। अब ध्यान से देखो, ये तो म्यू नॉट होता है सर। म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर सर ये ऐसा ना होता तो मतलब अगर ये फ्री स्पेस ना होके क्या होता सर? कोई और स्पेस होता तो परमिएबिलिटी किसकी लेता? परमिएबिलिटी ऑफ कोई मीडियम होता तो परमिएबिलिटी भी किसकी लेता? उस मीडियम। म्यू नॉट की जगह क्या आ जाता? म्यू एम आ जाता है ना। साथ में क्या लिखता सर? भाई सिंपल सी बात है, अगर ये ऐसे ना होकर ऐसे होता, एक तो सिंपल लिख रहा हूं मैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट H, और दूसरे में क्या लिख रहा हूं सर? B इज इक्वल टू म्यू नॉट, एक तो ये है
है ना। दूसरा, अगर कोई मीडियम होता तो मैं ऐसे लिखता क्या, म्यू एम एच। सिंपल सी बात है, म्यू एम एच लिखता। तो अब यहाँ पर भी म्यू नोट की जगह एक बार म्यू एम लिखना। क्या यही नहीं बन रहा? यस सर। अच्छा, मैंने बोला अगर मैं भाई सिंपल होता तो म्यू नोट एच, अगर सिंपल नहीं है तो म्यू नोट एम इंटू एच। तो मैं इसको ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ। म्यू एम 1 प्लस काई इंटू एच। क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या? सोच के बोलना। क्या है क्या बोल रहे हो? सर? सेम ही तो लिखा है जैसे पहले लिखा था। लेकिन फर्क है, ध्यान से एक बार देखो इसको। सर एच की मतलब चेंज कर दी पोजीशन। पोजीशन चेंज तो करी है, लेकिन इससे तुम क्या समझ रहे हो ये देखो। अच्छे से देखो। एच से मल्टीप्लाई हो रहा था 1 प्लस। एक सेकंड। तुम्हारे भी अभी सर आए थे क्या? कौन से? मतलब जो तुम्हारे ग्रुप में ऐड है, ओप्स को, जो तुम्हारा वो टेस्ट वगैरह देखते हैं सब। चिराग सर? क्या नाम है, मुझे अभी याद ही नहीं है उनका नाम। तो चिराग सर होने। चिराग सर होंगे? आलम सर तो नहीं है? नहीं, कोई और सर। वही तो नहीं जानते हम तो बस। हम तो इन दो को जानते हैं, बाकी नहीं जानते किसी को। चलो कोई बात। हाँ, तो हम कहाँ थे, इन दोनों इक्वेशन को समझो थोड़ा सा। अच्छा, ऐसा समझो, एक बात समझो, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया। अगर यहाँ पर कोई मटेरियल है, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? म्यू नोट 1 प्लस काई इंटू, एच। ऐसा लिख सकता हूँ ना, बताओ। हाँ सर, लिख सकते हैं, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मैंने बस एच को उधर रख दिया, 1 प्लस काई को इधर रख दिया। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। ये फर्स्ट इक्वेशन में कोई दिक्कत जो मैंने सबसे पहले लिखी है? हाँ या ना? नो सर। सेकंड में? नो सर। तीसरी में? नो। चलो, अब देखो, वैसे अगर मैंने बोला कि अगर मीडियम होता कोई तो मैं क्या लिख देता, वैसे म्यू नोट एच है, वैसे उसकी जगह क्या आ जाता, म्यू एम एच। अब अगर म्यू एम एच होता, क्या होता अगर म्यू एम एच, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करो तो म्यू एम की वैल्यू क्या आ रही है? म्यू नॉट इंटू 1 डबल प्लस स्टार को कंपेयर करो, क्या आ रही है? म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई। म्यू नोट एम की वैल्यू क्या आ रही है? म्यू नोट इंटू 1 प्लस काई। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। देख लो अच्छे से देख लो। किसी को कोई डाउट? अब ध्यान से बताओ मेरे को, तुमने परमिटिविटी पढ़ा था? यस सर। क्या होता यस था सर। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता था? सर रेशो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मीडियम टू वैक्यूम। परमिटिविटी की ही फॉर्म में बताओ, परमिटिविटी का फॉर्मूला, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम का क्या? एप्सिलॉन आर बनता है। तो एप्सिलॉन नॉट नहीं या ऐसे था? हाँ सर यही बोल रहे। क्या यही नहीं था? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसको बोलते थे रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मैं इसको यहां पर ऐसे बोल दूं, परमिटिविटी ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये क्या हो जाए? रिलेटिव परमिएबिलिटी। भाई मैंने बोला था रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ के आना, उसी से हम परमिएबिलिटी निकाल लेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द, और यही देखो, अगर म्यू एम बाय म्यू नोट किसके इक्वल आएगा, तुम खुद देखो। देखो किसके इक्वल आ रहा है?
म्यू आर किसके इक्वल आ रहा है? म्यू एम बाई म्यू नॉट यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है इस इक्वेशन से? 1 plus chi. 1 plus का ही समझ में आ रहा है क्या? Yes. yes अब यहाँ पर यह सिर्फ एंड रिजल्ट कैसे याद रखेंगे मैं वो सब बताऊंगा, लेकिन डेरिवेशन जरूरी है इस चीज की। मैंने म्यू आर की वैल्यू रखी है, तो यानी म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? देखो अभी मैंने जो लिखा मैंने यही लिखा ना, क्या यही नहीं लिखा? यही किसके इक्वल है? परमिएबिलिटी की। क्या यही इक्वल है ना? Yes. और मैंने फॉर्मूला एक और लिखा था, बी का फॉर्मूला क्या था सर? म्यू एम इंटू एच। अच्छा, म्यू एम को क्या लिख सकता हूँ बच्चे? म्यू नॉट इंटू 1 प्लस लिखा ही था, सिंपल। भाई म्यू एम की जगह क्या लिख सकते थे? हमने अभी जो लिखा था म्यू नॉट, 1 plus chi. सेम टू सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुम मुझे ये बताओ कि फ्री स्पेस में ज्यादा आ रही है या मीडियम में ज्यादा आ रही है? भाई फ्री स्पेस में क्या फॉर्मूला होता है? बी इज इक्वल टू Mu naught एच, है ना? अगर मैं मीडियम की बात करूं तो क्या आता है? बी इज इक्वल टू म्यू mh. अभी कोई मटेरियल नहीं डाला, और अभी म्यू एम की वैल्यू तुमने निकाली है, कितनी आई? Not into 1 plus chi. नॉट इंटू 1 प्लस Psi. इंटू, अब यहाँ पर साथ में क्या है? एच। बी को बोल दो इन फ्री स्पेस, और बी ब्लू वाला क्या है? इन एनी मीडियम, तो इसको बी डैश से लिख दिया। तो बताओ बी डैश जो कि मीडियम में है, और ये क्या है सर? फ्री स्पेस में बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा आई है? तो मीडियम की होगी। ऑब्वियसली बात है, किसकी वैल्यू ज्यादा आई है? Medium. तो सर मीडियम की वैल्यू ज्यादा आई है, इसका मतलब अब रिलेटिव परमिटिविटी का या परमिएबिलिटी का मतलब समझ रहे हो? वहां पर देखते इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जब बात करते थे, तो किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा आती थी? मीडियम में या वैक्यूम में? फोर्स किसमें ज्यादा होती थी? सोचो थोड़ा। किसी, जब दो चार्जेस वैक्यूम से सेपरेटेड थे या किसी मीडियम से सेपरेटेड थे? यही तो होमवर्क था आज का बच्चे। वहां पर होता था जब मैक्सिमम फोर्स कहाँ अट्रैक्ट होती थी, जब कहाँ लगती थी? जब दो चार्जेस कहाँ पड़े हो? वैक्यूम में पड़े। उसके बाद जो फोर्स होता था वो क्या हो जाता था? कम होता जाता था जब भी कोई मीडियम आता था। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैक्यूम में मैक्सिमम, उसके बाद क्या हो जाता था? कम। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर मीडियम में आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है या घट रही है? देखो ध्यान से भाई। नॉर्मल जगह क्या था? म्यू नॉट इंटू एच, लेकिन अब कितनी है? Mu naught. 1 into 1 plus ये घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है सर। तो बढ़ चुकी है ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। कितनी बढ़ रही है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई है। तो इसी में यहाँ पर देखना म्यू नॉट कितने फैक्टर से बढ़ रही है? भाई म्यू नॉट इंटू 1 प्लस का ही है क्या चीज ये? म्यू एम है ना? Yes, sir. Yes, sir. और इसको दूसरे तरीके से भी लिख दो। म्यू एम को क्या लिख सकता हूँ? म्यू नॉट इंटू, Mu r. ये बढ़ गई सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। म्यू टाइम म्यू नॉट, अच्छा म्यू नॉट इंटू एच तो पहले ही था, अब कितने टाइम्स बढ़ गया? Wow. समझ में आ रहा है? जितने, अब रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करोगे? किसी भी मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जितने टाइम्स बढ़ जाती है उसी फैक्टर को क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ में आ रहा है? और उसमें क्या करते थे? उसमें कहते थे जितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई उसी फैक्टर को क्या बोलते थे? रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ रहा है क्या? इसमें कितने टाइम्स बढ़ गई उसमें कितने टाइम्स घट गई, वहां पे कम हो जाता था। इसीलिए मैं परमिएबिलिटी को जब बताता हूं तो मैं ऐसे बात करते हैं हम कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये अपने में से पास होने दे रहा है। और जब मैं परमिटिविटी को बताता हूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपोज कर रहा है। याद है किसी को मैंने बोला था
कि जब मैं परमिटिविटी की बात कर रहा था तो मैंने बोलता था अपोज वर्ड। कौन सा वर्ड यूज करता था मैं? अपोज, क्योंकि इसके बढ़ने के बाद मेरा जो वैल्यू थी वो घट जाती थी, लेकिन वहां पर क्या हो रही है देखो, बढ़ रही है। इसको याद नहीं है, यहाँ पर देख लो। एफ का फॉर्मूला तुम लिखते थे के Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कोई मीडियम आ जाए तो इसको क्या लिख दोगे? एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन। अच्छा, अगर ये मीडियम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे नहीं लिख सकता क्या? एफ को एफ जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर को मैं बाद में पहले लिख देता हूँ, और बाद में क्या लिख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। अगर ये एफ डैश है तो एफ डैश किसके इक्वल हो गया? 1/एप्सिलॉन आर, और ये किसकी वैल्यू थी? एफ की। तो देखो एफ डैश बाय एफ, क्या एफ डैश किसके इक्वल हो गया? एफ बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर दिख रहा है ना सबको? यस सर। और यहाँ पर देखो बी डैश किसके इक्वल है? यहाँ पर एफ डैश देखो और यहाँ पर बी डैश देखो। जैसा एफ वेरी करेगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। तो इसको फोर्स बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, सेम बात समझो भी। एफ डैश की वैल्यू देखो एप्सिलॉन आर टाइम्स बड़ी है या घटी है? ये वैक्यूम में है, बताओ मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कम है या ज्यादा है? देखो कम है। और कितने फैक्टर से कम हो रही है? एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर क्या हो गया सर? कितने उस वो फैक्टर जिस फैक्टर से मेरी वैक्यूम से फोर्स क्या हो गई? कम हो गई। मीडियम की फोर्स समझो, मीडियम की फोर्स वैक्यूम के फोर्स से क्या है यहाँ पर? देखो ध्यान से, मीडियम की फोर्स वैक्यूम के फोर्स से ज्यादा है या कम है? कम है। तो कितने फैक्टर से कम हुई है सर? एप्सिलॉन आर। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ये मीडियम है, ये मेरे पास मीडियम है। अच्छा म्यू नॉट एच क्या है? इसको भी रीअरेंज करो। अभी अभी मैंने क्या लिखा है सर? बी डैश क्या इक्वल है? इज इक्वल टू म्यू, यही था ना, बी डैश इज इक्वल टू म्यू एम एच, है ना? तो बी डैश म्यू एम को क्या लिख सकता हूँ? म्यू नॉट इंटू इंटू एच। और वहां पर क्या आया था सर? अच्छा इसको भी रीअरेंज करो। म्यू नॉट आर पहले, म्यू आर बाद पहले लिख दो, म्यू नॉट एच बाद में लिखो। और म्यू नॉट एच क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। ये किसका है सर? वैक्यूम का। और ये किसका है सर? मीडियम का। से मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला था, उसके लिए क्या आया था? एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाय एप्सिलॉन आर। ये किसका था सर? मीडियम का। ये किसका था? अब ध्यान से देखो, खुद देखो, जब मीडियम की फोर्स वैक्यूम की फोर्स से कम हुई या ज्यादा हुई? एफ डैश कम हो गया भाई। वैक्यूम की फोर्स से कुछ डिवाइड करना है तब जाके मीडियम की फोर्स आ रही है, यानी मीडियम की फोर्स क्या है? कम है। किससे? वैक्यूम की फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? कम। सिंपल सी बात। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखो ना, बी डैश की वैल्यू में, बी की वैल्यू में, वैक्यूम वाली वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? बी डैश। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर? बी डैश की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन बी से। वो कितने फैक्टर से बढ़ गई? रिलेटिव म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो याद रखना, अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलूं तो ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर से मेरी फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई मीडियम में, तो उस फैक्टर को बोल रहा हूं रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन उसके उल्टा जिस फैक्टर से मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई मीडियम में, उसको क्या बोल रहा हूं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ में आ रहा है? और ऐसे भी याद नहीं होता तो ऐसे रख लो, एप्सिलॉन आर किसका रेशो आ रहा है? एफ बाय
एफ डैश का। तो बी का बी म्यू आर किसका रेशियो आ रहा है देखना, बी डैश बी डैश अपॉन बी। उल्टा नहीं आ रहा है इसका, देखो ध्यान से, ये क्या है वैक्यूम में और ये क्या है मीडियम में। यहाँ वैक्यूम ऊपर आ रहा है और यहाँ कौन ऊपर आ रहा है, मीडियम, और फिर क्या आ रहा है वैक्यूम। तो म्यू आर इज नॉट, एप्सिलॉन आर को तुम बोलते थे ना फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, लेकिन म्यू आर को क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। समझ में आ रहा है दोनों चीजें। एप्सिलॉन आर वो फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को घटा रहा था मीडियम में, म्यू आर वो फैक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है सर, बढ़ा रहा है। क्लियर है, धीरे धीरे करोगे तो अभी समझ में आएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, लास्ट में इनको सबको समराइज करा दूंगा कि क्या जरूरी है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या था सर, हमने एक अभी फॉर्मूला पढ़ा, अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा ही देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर, अगर मीडियम, अगर कोई मटेरियल नहीं है तो बी की वैल्यू किसके इक्वल है, म्यू नॉट एच। एच की। अगर मटेरियल है, एब्सेंस ऑफ मटेरियल हो गया ये तो, अगर मटेरियल है तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच। ये ब्रैकेट को याद रखना, प्रेजेंस ऑफ मटेरियल। अच्छा, और इसी का ये एक और फॉर्मूला भी था, H को कॉमन ले लिया था, 1 प्लस काई, यही था ना। हाँ सर, अब मैंने दो तरीके से पढ़ा था ये फॉर्मूला के लिए, तो बी डायरेक्टली, और मैंने एक और चीज बताई, अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डाइपोल अलाइन होंगे वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे, बाहर वाले पे, यानी H पे। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आई थी, म्यू नॉट एच। ससेप्टिबिलिटी की आई थी ना। यस। म्यू नोट कहाँ आया था, जब मैं किसको कंपेयर कर रहा था, बी और एच को, कि जितना ज्यादा एच होगा उतना ज्यादा क्या बन जाएगा, बी। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल आया था वो क्या आया था, म्यू नोट। क्लियर है ना सबको, यस। यही सारा मैंने समराइज कर दिया, यही सबसे ज्यादा जरूरी था। और इसके अलावा एक म्यू आर की वैल्यू जरूरी है, वो तुमको भी मैंने बता दी, कि तुम ऐसे लिख सकते हो बी इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच, और म्यू एम किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को देखो एक बार, आई इज इक्वल टू काई एच तो है सर, आई क्या है सर, जितने क्या अलाइन हो रहे हैं, डाइपोल। एच क्या है सर, जितना बाहर से फील्ड आ रहा है। क्लियर है। अब पैरामैग्नेटिक में क्या होता है बच्चे, यही जो डाइपोल बनते हैं, है ना। अभी तो मैंने इंटरनल डाइपोल, मतलब जो भी बात करी थी शुरुआत में पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, वो तब की बात करी थी जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। अब एक्सटर्नल फील्ड डालने से इन पे क्या फर्क पड़ रहा है, पैरामैग्नेटिक क्या होगा, जब भी एक्सटर्नल फील्ड डालूंगा उसकी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। अभी देखा था जो, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड डाला, पैरामैग्नेटिक के कुछ डाइपोल, कौन कितने डाइपोल सर, कुछ डाइपोल्स किसकी डायरेक्शन में अलाइन हो गए, इन द डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक। और अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है सर, काई आई इज इक्वल टू काई इंटू एच। कुछ इसलिए उसी की प्रॉपर्टी है, ये डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये इनका बिहेवियर है। ऐसे मटेरियल्स हैं, हमने इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डाला तो देखा सिर्फ कुछ ही अलाइन हुए, अभी बहुत सारे भी अलाइन होंगे तो, लेकिन वो मटेरियल बदल जाएगा। कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स अभी दिखाऊंगा, इसके बाद वाले में देखना तुम्हें पता लग जाएगा। देखो अभी मैंने बोला कि कुछ डाइपोल अलाइन हुए, तो अलाइन हुए किस वजह से, मैग्नेटिक एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है सर, एच। और उसी की डायरेक्शन में अलाइन हुए हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन। आई मतलब जो अलाइन हुए हैं, एच मतलब जो बाहर से फेंका, दोनों की डायरेक्शन सेम आई या अपोजिट है, सेम। सेम। ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो जो ये तभी पॉसिबल है जब काई भी क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। लेकिन कुछ अलाइन हुआ है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या होगी, स्मॉल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू स्मॉल होती है, लेकिन कैसी होती है,
Positive. पॉजिटिव। Positive. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. अब डायामैग्नेटिक में क्या होता है सर? डाया में क्या होता है सर? अलाइन तो होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। Direction. एक होमवर्क है, मैं डायरेक्शन तो बता दूंगा, तुम इनका मैग्नीट्यूड पता करके आओगे। देखो कैसे बताता हूं मैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल में सर वो अलाइन तो होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो I इज इक्वल टू काई एच तो है ही सर। जो इंड्यूस्ड डाइपोल होंगे वो अपोजिट में जा रहे हैं एक्सटर्नल के या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? Opposite. अपोजिट। सर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा सर? Negative. नेगेटिव। ये तभी पॉसिबल है जब काई भी क्या हो? Negative. Negative. ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है किसके लिए? Diamagnetic के लिए। Diamagnetic. समझ में आ रही है बात? Yes. अब तीसरा एक और मटेरियल है जिसका नाम क्या है? Ferromagnetic. Ferromagnetic. इसमें क्या होता है बच्चे? इसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते हैं? Domain. डोमेन। अब इसमें कैसे चलता है सिस्टम? इसमें भी सर वही, इसमें पहले से ही कुछ डाइपोल्स अलाइंड होते हैं। अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाला है क्या? मैंने नहीं डाला, लेकिन पहले से ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं? अलाइन है, बाकी सारे लाइन। तो इसके पास पहले से ही क्या होती है सर? मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो। मतलब बाकी सब में पहले से मैग्नेटिक मोमेंट क्या थी? जीरो थी, है ना। उसके अंदर डायामैग्नेटिक की तो बात ही नहीं करते, डाइपोल की। लेकिन पैरा में थे तो सही एटॉमिक डाइपोल्स, लेकिन सारे कैसे अरेंज थे? Opposite. रैंडम थे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए वो, ठीक है। लेकिन फेरो में मैंने कहा है पहले से ही कुछ ना कुछ अलाइन है, तो उनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी. नहीं होगी। लेकिन अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने दे दिया इसको, मान लो इस डायरेक्शन, तो होता क्या है? ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करते हैं बच्चे। अब ये कैसे बिहेवियर शो करते हैं? ये हमने सिर्फ बिहेवियर देखा है इनका कि ऐसा ऐसा होता है। इनका रीजन हम एटॉमिक लेवल पे जाके देखेंगे आगे, बट अभी के लिए देखो ये कैसा बिहेव करते हैं बच्चे। इसमें छोटे छोटे डोमेन बन जाते हैं। सपोज करो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो मतलब अगर पहले ऐसे थे, मान लो कुछ डाइपोल ऐसे थे, बाकी सारे ऐसे थे। दिख रहे हैं क्या सबको? Yes, sir. तो देखो इसमें क्या होता है, जो डोमेन का साइज बढ़ जाता है, डोमेन का क्या साइज बढ़ जाता है। ये जो सेम डायरेक्शन में जो है ना मैग्नेटिक डाइपोल, इनका साइज क्या हो जाता है सर? बढ़ जाता है। दिख रहा है क्या? Yes, sir. बाकी सबका साइज कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचा बाइक ऑफ कर लो। लग जाता है, ऐसा लगता है हमें कि छोटा हो रहा है, लेकिन बढ़ किसका जाता है बच्चे? Same direction में होते हैं. हाँ, जो सेम डायरेक्शन में नहीं, जो सेम डायरेक्शन होते हैं किसके रिस्पेक्ट में? मैग्नेटिक Magnetic field के। उसका डोमेन का साइज। वे पहले से भी किस में अरेंज होते हैं बच्चे? ये डोमेन्स में ही अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं बच्चे? Domain. डोमेन्स में अरेंज होते हैं। अब ये डोमेन क्या चीज है, अभी ये भी समझ नहीं आ रहा होगा, ये भी समझेंगे। डोमेन क्या होता है बच्चे? ये एक पर्टिकुलर ऐसा समझ लो, स्पेस समझ लो, जहां पर हर एक डोमेन में, हर एक पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, या डाइपोल्स की डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। जैसे ये फर्स्ट डोमेन में देखो और सेकंड डोमेन में देखो, क्या इनमें मैग्नेटिक डाइपोल्स की डायरेक्शन अलग है ना? इसमें इधर है और इसमें कहाँ है? ऊपर की तरफ। लेकिन फर्स्ट डोमेन में देखो जितने भी डाइपोल्स है सारे के सारे कैसे हैं सर? Same direction में। थर्ड डोमेन में देखो सारे के सारे कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, अगर अच्छे से दिखाऊं, तो इसके अंदर भी सारे के सारे कैसे होंगे सर? Same direction में। डायरेक्शन में। ऐसे ही सेकंड में भी सारे के सारे सेम डायरेक्शन में। ऐसे ही फिफ्थ वाले में भी देखो सारे के सारे कैसे होंगे? Same direction। फर्स्ट में हो गए, तो ये सारे के सारे क्या होंगे सर? सेम डायरेक्शन में होंगे। तो कैसे भी हो, लेकिन एक पर्टिकुलर डोमेन में ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं। इन्हीं पार्ट्स को क्या बोल दिया मैंने? डोमेन। इन्हीं स्पेस को क्या बोल दिया मैंने? डोमेन। और हर एक पर्टिकुलर डोमेन में, हर डोमेन में क्या होगा सर?
डाइपोल्स की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। सेम हो। अब दो डिफरेंट डोमेन में डाइपोल की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसी डोमेन की बात करूं तो इसके अंदर जितने डाइपोल होंगे सबकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम। सबकी डायरेक्शन सेम। अब जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाला, वो वाला डोमेन की साइज बढ़ जाएगा। कौन सा? जिसके डोमेन के डाइपोल किसकी डायरेक्शन में है? बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। यहाँ पे कौन से डोमेन का बढ़ेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? फर्स्ट का फर्स्ट वाले का डोमेन का साइज क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी सबके लगेंगे छोटे, तो इसीलिए ये इसका साइज क्या हो जाएगा सर? थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बाकी सबके वैसे के वैसे वैसे। क्लियर है क्या? इसी को बोलते हैं सर। अब ये ऐसे देखो, अब इसकी नेट डोमेन की, जब इसकी डोमेन की साइज बढ़ा है, कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में बढ़े हैं या सेम डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन में। और ये पहले भी इनकी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ थी, पहले भी फील्ड था, अब दोबारा से और बढ़ गया तो वैल्यू और भी ज्यादा होगी। तो फॉर्मूला तो सर वही रहेगा, I इज इक्वल टू काई इंटू एच। और I और H के वाले फैक्टर की डायरेक्शन दोनों की क्या है? सेम। सेम है। लेकिन जो इनका मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है, तो काई होगा तो कैसा? पॉजिटिव। लेकिन वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिक के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। अभी वो कितनी होगी वो नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे। ये करवाना जरूरी था, इसीलिए अभी अगर छोड़ देता तो कल तक भूल जाते। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी कल है नहीं ना, इसीलिए। तो हमने अभी कैसे कैसे पढ़ा, इसको फटाफट रिवाइज कर लो, जाना मत, तभी दिमाग में रहेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा मैग्नेटाइज डाइपोल्स के बारे में, पैरा, डाया, फेरो, उसके मटेरियल्स के बारे में। हमने पढ़ा जब मैग्नेटिक फील्ड कोई मटेरियल नहीं होता तो कितना होता है? म्यू नॉट एच। मटेरियल डालने के बाद प्लस आई। और उसके बाद सर अगर काई की फॉर्म में लिखना हो तो म्यू नॉट एच इसको क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी लिख दिया। अब इसके बाद सर यहां तक हो गया। अब मैंने बोला कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच कैसे आया था? B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच था, वैसे ही आ गया। अब एक और ऐसा फॉर्मूला आता था, काई कहाँ से आया था? क्यों, कैसे बताओगे? I directly proportion to एच था। ठीक है। अब इसी से मैं बताता हूँ कि वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या ज्यादा है या कम है। तो पैरा, फेरो और डाया, पैरा के लिए कैसी होगी सर? पॉजिटिव तो होगी, लेकिन वैल्यू क्या होगी? कम, छोटी। इसके लिए तो क्या ही होगी सर? नेगेटिव। इसके लिए हाईली पॉजिटिव। क्या बोल दो? हाईली पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? पैरा, डाया और फेरो। क्लियर? और रिलेटिव परमिटिविटी की बात, परमिएबिलिटी की बात करूं तो वो क्या होता है? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू एम। एक तो ये बात थी। दूसरा, मैं इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बढ़ी या घटी मीडियम में? घट गई। बड़ी सर, बड़ी बड़ी बड़ी। तो बी डैश ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? B। तभी तो वैल्यू बढ़ेगी ना बी डैश, वरना उल्टा लिख दूंगा तो घट जाएगी। तभी तो बी डैश कैसा आएगा बच्चे? B इंटू पॉजिटिव म्यू आर, बढ़ रही है वैल्यू। अगर उल्टा लिख देता तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय म्यू आर होता। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर म्यू आर का? अभी हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था यहीं से कंपेयर करके, म्यू एम अपॉन म्यू। हाँ। तो इसको मैंने म्यू एम लिखा था, इंटू एच लिखा था। तो म्यू एम की जगह क्या लिख सकता था? म्यू म्यू नॉट इंटू वन प्लस आर इंटू वन प्लस का सिर्फ यही था ना। एच को हटा दो, बस एच को आगे ले आओ, तो म्यू एम की वैल्यू क्या बन जाएगी? एच तो इसमें भी है, एच तो इसमें भी है, तो म्यू एम की जगह क्या आ सकता है? म्यू नॉट इंटू वन प्लस। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट थे, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैंने थे वो सारे बता दिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस लाया था लेकिन आज हो नहीं पाएंगे क्योंकि थ्योरेटिकल ज्यादा था आज का। ठीक है। यस सर। थोड़ा सा इसको रिवाइज करना, घर जाके एक बार अच्छे से इस न्यूमेरिकल वैल्यूज देख लेना। क्या कह रहे हो? दीपिका आपकी आवाज नहीं आ रही। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? हाँ।
बोलो दीपिका, तुम लिख Yes, दो sir. बच्चे, क्या कहाँ डाउट है? नहीं सर, मैं बोल रही थी ना होमवर्क में दे दो वो होमवर्क वाला। वही है पहले वाला, ये तो सिर्फ रिवाइज करना है तुमको। होमवर्क वही पहले वाले 2 क्वेश्चन है, ठीक है? मेरा एक ही रहा हुआ है बस। हाँ, वो करना अच्छे से, और जो पेंडिंग होमवर्क्स है वो भी करो, और जिसको डाउट है वो भेजो, ठीक है? ओके Yes, बच्चे, sir. ये कर दे रिकॉर्डिंग ऑफ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Thank you, sir. Bye.